गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस के पेपर फर्स्ट के मेरे प्रिय साथियों, आज आपके नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय, महत्वपूर्ण अध्याय है और एक नई विचारधारा का इन्होंने प्रतिपादन किया था, रेडिकल ह्यूमनिज्म या उग्र मानवतावाद, जो बहुत इंटरेस्टिंग है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी। अब शुरुआत हम इनके पहले परिचय से करेंगे। 6 फरवरी 1886 को आप कलकत्ता के निकट एक गांव में जन्मे हैं। एक अच्छे परिवार में आपका जन्म हुआ है। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य है और उसके बाद जब अध्ययन अध्यापन आगे बढ़ा है तो शुरुआत में ये थोड़े क्रांतिकारी आंदोलन की ओर झुके हैं। ये आंदोलन वो है क्रांतिकारी, इसको हम यूँ कह रहे हैं कि ये सशस्त्र माध्यम से, हिंसक माध्यम से भारत को आज़ाद कराने का पक्षधर है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है शायद, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, 1857 की जो क्रांति थी, आज़ादी की जो जंग थी, भले वो असफल चली गई हो, लेकिन उससे सबक दोनों ने सीखे थे, ब्रिटेन ने भी और भारत ने भी। ये बात सही है कि भारत तात्कालिक रूप से हार गया था, लेकिन ये चीज़ हमको समझ में आ गई थी कि सैनिक माध्यम से भी ब्रिटेन को परास्त किया जा सकता है। और ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था, जो बंगाल में जन्म पनप रहा था और जिसके से जुड़ गए थे एम एन रॉय, ये यही था। प्रभाव की बात करें तो इनके जीवन पर 3 लोगों के खास प्रभाव रहे: महर्षि दयानंद, स्वामी विवेकानंद और स्वामी रामतीर्थ। विपिन चंद्र पाल, विनायक दामोदर सावरकर, इनका भी इनके जीवन पर एक प्रभाव दिखाई देता है। अब जब बात आगे बढ़ी, शुरुआत के दौर में 1910 में के आसपास ये जुड़े हैं। मैंने आपको बताया ना आपको, गर्मपंथी उग्रवादी जो क्रांतिकारी थे उनसे, और हिंसा के माध्यम से, शस्त्रों के माध्यम से, सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से ये भारत को ब्रिटिशर्स से आज़ाद कराने की तैयारी में लग गए और वेपन्स खरीदने के लिए, हथियार लेने के लिए, क्योंकि देखिए जब आप सशस्त्र क्रांति करने जा रहे हैं तो इक्का दुक्का हथियार से तो काम चलता नहीं। बाकायदा दूसरे देशों में सौदे हुए, एक पानी का जहाज तय हुआ जिसको में भरकर हथियार भारत आने थे, और वहाँ से लाने के प्रयास में रॉय भारत से बाहर गए, अनेक देशों की यात्रा करते हुए छद्मनामों से। क्योंकि ये भी आप जानते हैं कि गुप्तचर व्यवस्थाएं आज भी हैं, उस समय भी हुआ करती थी, तो उनको इन पर शक तो था कि कुछ गड़बड़ है, इन पर निगाह पूरी रखी गई। तो जब ये देश से बाहर गए और वहाँ से विभिन्न देशों की यात्रा करते हुए अमेरिका पहुँचे, वहाँ लोगों से मिले, और ये इन्होंने, अब जब ये यात्रा पर जा रहे हैं, ये लंबी यात्रा है, तो अनेक जगहों का अनुभव लेते हुए जा रहे हैं, और इनके दिमाग में एक चीज़ स्पष्ट हो रही है कि हिंसक माध्यम से या हिंसा के माध्यम से, सशस्त्र क्रांति के माध्यम से भारत को आज़ाद कराना उचित या संभव नहीं हो पाएगा। अमेरिका पहुंचे हैं और ये विचार इनका रास्ते में धुल गया है, इस विचार को त्याग दिया है। अमेरिका पहुंचे हैं, वहाँ के वातावरण को देखा है, वहीं पर कुछ समय रहे भी हैं, वहाँ विवाह भी किया है और वहीं उन्होंने निवास किया है। उनकी जो उग्र राष्ट्रवादिता थी ये वहीं समाप्त हो गई है। इसके बाद इनका झुकाव आया मार्क्सवाद की तरफ। आप जानते हैं 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई है। लेनिन उसके नायक हैं, व्लादिमीर लेनिन, ये उनसे बड़े प्रभावित हैं। और कारण ये है कि देखिए, तत्कालीन रूस और भारत के हालात करीब करीब एक से थे। बड़े प्रभावित होते हैं एम एन रॉय। आप लेनिन से मिले भी और उन्होंने पाया कि जब इस तरह से वहाँ सफल प्रयोग हो सकता है तो यहाँ भी क्यों नहीं।
लेकिन उससे पहले वो इस बात पर विचार कर रहे थे कि इससे पहले जनता को तैयार किया जाए इस तरीके के लिए, जो कि मुश्किल काम था। जनमानस को तैयार करना आसान काम नहीं होता, जनता के विचारों को अपने पक्ष में करना आसान काम नहीं होता। इस काम को करने के लिए इन्होंने प्रयास शुरू किए और मैक्सिको में 1919 में उन्होंने एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। लेनिन बड़े प्रसन्न हुए कि मेरे अलावा ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने दूसरे देश में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की है। उनसे मुलाकात भी हुई, मिले भी, रूस आए और लेनिन ने उनको कॉमिंटॉन, एक संगठन है कम्युनिस्टों का, उसमें एक बड़ा पद दिया इनकी काबिलियत को देखते हुए। लेकिन इसके बाद अब रॉय के मतभेद शुरू हुए लेनिन से भी। मैं आपको समझाता हूं कैसे। लेनिन ये चाह रहे थे कि विभिन्न देशों में जहां आज़ादी की लड़ाइयाँ जारी हैं, उन देशों में सोवियत रूस को, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। मदद इस रूप में कि वहाँ के जो प्रमुख संगठन हैं उन्हें सहायता दी जानी चाहिए। भारत में इस समय सबसे बड़ा संगठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। लेकिन एम.एन. रॉय इस बात से असहमत हैं लेनिन से। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस भारत में अभी चल रही है, हम बात कर रहे हैं 1919 के आसपास की, ये मूलतः पूंजीपतियों का समूह है। और गांधी और नेहरू पर उन्होंने इल्जाम लगाए हैं कि गांधी और नेहरू की जो रणनीतियां हैं, योजनाएं हैं, ये दरअसल साम्राज्यवाद के खिलाफ नहीं है, बल्कि ये बुजुर्गवादी है। एक कम्युनिस्ट जो टर्मिनोलॉजी है, वामपंथी जो शब्द विन्यास है, उसका एक शब्द है परंपरावादी, आप कह लीजिए इसको अपनी भाषा के अंदर। ये वो लोग हैं, ये आज़ादी के लिए इतने प्रयास नहीं कर रहे जो हम चाह रहे हैं। मतभेद हुए, लेनिन सहमत थे लेकिन रॉय तैयार नहीं थे। थोड़ा आगे और वक्त निकला, लेनिन के बाद सत्ता में आते हैं स्टालिन। स्टालिन ने इस रणनीति को बदल दिया। स्टालिन ने यह कहा कि नहीं साहब, दुनिया के देशों में जहां आज़ादी की जंग चल रही है, हर जगह यदि हम इंटरफेयर करेंगे तो दुनिया का माहौल हमारे खिलाफ जाएगा। हम दुनिया के देशों के लिए काम करेंगे सर्च टावर का, जो सोवियत रूस करेगा, और दुनिया के और देशों को इंस्पायर्ड करेगा, लेकिन सीधे सीधे दखल आज़ादी की जंग में सोवियत संघ नहीं देगा। रॉय फिर खफा हुए और यहां से उनका साम्यवाद से मोहभंग हुआ। 1921 से 28 के बाद तक वो सोवियत संघ में रहे और इसके बाद जब वो नाराज हुए कम्युनिस्ट मूवमेंट से, स्टालिन से और लेनिन से भी, तो इसके बाद वो वापस लौटे भारत 1930 में। और अब वो जुड़ने की कोशिश करने लगे कांग्रेस के अंदर। जुड़े ही थे कि जो कानपुर में एक षड्यंत्र के दौरान उनका नाम हुआ था, ये उसके जो षड्यंत्रकारी थे उस पर इनकी गिनती हुई थी। इनको नामजद अपराधी घोषित कर रखा था कि साहब ये भगोड़े अपराधी हैं। लौटते ही ब्रिटिश पुलिस इनको अरेस्ट कर लेती है और इनको होती है 6 साल की जेल। 1930 से 1936 तक ये कानपुर षड्यंत्र केस के मामले में जेल रहे साहब। 36 में वापस आते हैं, कांग्रेस में जुड़ते हैं और 1939 में इन्होंने कांग्रेस के भीतर ही लीग ऑफ रेडिकल कांग्रेसमैन नाम का एक संगठन बनाया और 1940 में इन्होंने मौलाना आजाद के खिलाफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा। जीत नहीं पाए लेकिन कोशिश की थी। इस पराजय के बाद आप कांग्रेस से भी अलग हो गए और उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी 1940 में, यानी प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के 1 बरस के बाद। रेडिकल कम्युनिस्ट पार्टी, ये नाम आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपके जो छोटे सवाल है ना 1 नंबर के या 2 नंबर के, उसमें ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। इसके बाद इन्होंने एक नया सिद्धांत दिया। इस पार्टी ने चुनाव भी लड़े, आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उन चुनावों में इनका प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा। ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत जो मजदूरों किसानों का देश है, वहाँ जब उनके हित की बात करेंगे तो हमें अपना देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो इनको ऐसा लगा कि भारत का जनमानस अभी इसके लिए तैयार नहीं है। उसके बाद ये लेखन, रिसर्च, पत्रिकाओं में आलेख लिखने, इस फील्ड में जुड़ गए और सन
1937 में आपने इंडिपेंडेंट इंडिया साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किया था और 25 जनवरी 1954 तक वह अपने इस पत्र का निकालते रहे और इस नव मानवतावाद, न्यू ह्यूमैनिज्म का प्रचार और प्रसार करते रहे। धन्यवाद।